नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी के बाद मचे घमासान के बीच करणी सेना ने उनके आवास पर धावा बोल दिया है। इस हमले को सपा प्रमुख अखिलेश यादव दूसरा ही एंगल देते नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने जाति कार्ड खेलते हुए हमले को दलित एंगल दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि रामजीलाल सुमन हैं, इसलिए उनके आवास पर हमला हुआ। अब सवाल यह है कि राणा सांगा पर छिड़ा सियासी घमासान के बाद क्या अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए? इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी को लेकर करेंगे चर्चा। हंगामा, तोड़फोड़ और उपद्रव की इन तस्वीरों को देख लीजिए। गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया, कुर्सी से हमला किया गया। ये जिस जगह उपद्रव मचा है वो सपा सांसद रामजीलाल सुमन का घर है। करणी सेना का ये उपद्रव सपा सांसद के राणा सांगा को गद्दार कहने पर कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। हंगामे और उपद्रव के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बावजूद इसके वो अपने मोर्चे पर डटे रहे। करणी सेना के हंगामे और उपद्रव को लेकर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगरा में थे। उनकी मौजूदगी होने के बावजूद भी करणी सेना ने ऐसा दुस्साहस किया। अगर रामजीलाल सुमन घर होते तो उनके साथ बड़ी घटना हो सकती थी। इस घटनाक्रम के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति को फेलियर घोषित किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, मुख्यमंत्री के उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घट रहा है या फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है? अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें। नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ ये सब उनकी अनुमति से हुआ। ये रामजीलाल सुमन जी को इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना आपको हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पे नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद से सोशल मीडिया पर उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उनके घर पर हमला करने का ऐलान भी किया गया था। बावजूद इसके पुलिस उपद्रवियों को हमला और तोड़फोड़ करने से रोक नहीं पाई। हालांकि सांसद के घर हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। हमले के बाद सुरक्षा का पहरा, सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पीएसी तैनात। घर के बाहर सिविल पुलिस की तैनाती भी की गई। पीएसी बटालियन की 4 से 5 टुकड़ियां लगी। सांसद के घर सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी है। सपा कार्यकर्ताओं को अखिलेश के निर्णय का इंतजार। औरंगजेब के बाद राणा सांगा को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इतिहास को लेकर झगड़ा जारी है। सपा सांसद ने जिस राणा सांगा को गद्दार बताया, उनके बारे में भी जान लीजिए। कौन थे राणा सांगा? महाराणा संग्राम सिंह को राणा सांगा कहते हैं। राजस्थान उदयपुर में राजपूत वंश के राजा थे। राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे राणा सांगा। राणा रायमल की मौत के बाद राजा बने। राणा सांगा ने सभी राजपूतों को एकजुट किया।
राणा सांगा ने मुगलों से अपने राज्य की रक्षा की। अपने समय में सबसे शक्तिशाली राजा थे राणा सांगा। राणा सांगा पर विवाद को जहां बीजेपी महापुरुषों का अपमान बता रही है, वहीं सांसद रामजीलाल सुमन घर हमले को सपा नेता ने जाति से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने इतिहास के पक्ष में पक्षीय लेखन की बात कही। दरअसल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए प्लास्टिक के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा प्रभाव बनाया है। इसमें रामजीलाल सुमन सरीखे नेताओं का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में पार्टी उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के मूड में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। एक तरफ महापुरुषों के अपमान को लेकर सियासत तेज है। करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता, कल का अगर जिक्र किया जाए तो रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंचे, वहां पर हमला किया, कई गाड़ियों को तोड़ा और इस पूरे मामले को लेकर सीधा आरोप विपक्ष की ओर से, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से ये लगाया जा रहा है कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं को प्रोवोक किसने किया, उन लोगों को कैसे ढील दी गई। प्रशासन भी इस पूरे मामले को लेकर संलिप्त है। एक तरफ महापुरुषों के अपमान का मामला है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो यानी कि अखिलेश यादव की ओर से इस पूरे मामले को एक अलग एंगल दे दिया गया। यानी कि दलित कार्ड खेलते हुए उन्होंने ये इशारा साफ तौर पर कर दिया कि दलितों का अपमान करने में सरकार और सिस्टम पूरी तरीके से लामबंद हो चला है और यही वजह है कि आगरा में जो हुआ वो वाकई इसी की बानगी है। लेकिन जो सदन के अंदर, संसद में जो जिक्र रामजीलाल सुमन की ओर से किया गया है, उसके मायने अगर निकाले जाएं तो कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म वो दे देते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से इतर अखिलेश यादव ने एक तरफ ये भी इशारा किया, चाहे वो रामजीलाल सुमन हो, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े भी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि किसी की आस्था पर ठेस पहुंची है, किसी की भावना पर ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद जताता हूं, लेकिन जो मैंने कहा है उस पर मुझे कतई भी खेद नहीं और जो मैंने कहा है मैं उस पर पूरी तरीके से कायम भी हूं। मयंक शुक्ला हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फिलहाल जुड़ गए हैं, तमाम और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक बार उनसे रुक कर लेते हैं। मयंक जी, साफ तौर पर, क्योंकि कल की जो घटना निकलकर सामने आई, लेकिन उससे पहले जो जिक्र रामजीलाल सुमन की ओर से किया गया था, महापुरुषों का एक तरफ अपमान होगा तो वहीं इसको अलग एंगल दे दिया जाएगा कि दलितों का अपमान किया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन पर हमले कराए जा रहे हैं, ऐसे कवरअप किया जाएगा। देखिए, जब हम डिबेट में आते हैं तो आपकी तरफ से जो हम लोग को दिया जाता है मैसेज, उसमें भी आप लोग लिख के भेजते हैं कि दलित समाज के व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ। तो अगर समाज की बात करना गलत है तो फिर तो हर जगह गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता तमाम अभियान चलाते हैं जातिगत आधार पे, तो वो भी गलत है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस जिले में मौजूद हों, वहां पर कुछ लफंगे आके अगर बवाल कर देते हैं, एक सांसद जो जनप्रतिनिधि होता है, 5-6 विधानसभाओं के ऊपर जो सांसद की सीट होती है, चुनाव होता है, उसके एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, घर के ऊपर हमला कर देना, मुझे लगता है ये तो प्रशिक्षण पूरी कानून व्यवस्था पे। हमें डिबेट इस बात पे करनी चाहिए कि क्या योगी सरकार में कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई है कि सांसद अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो योगी पुलिस क्या कर रही है? और जो 4 लफंगे आए, उन्होंने बवाल किया, बाद में टमाटो सॉस डाल के एक वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि प्रशासन का पूरा सहयोग है हमें। तो ये बातें कहीं ना कहीं प्रशिक्षण में खड़ा करते हैं और ये प्रशिक्षण सिर्फ सरकार पे नहीं, पुलिस पे नहीं, पूरी उस मानसिकता पे है जो किसी को कमजोर और किसी को ताकतवर दिखाने का काम कर रही है। इस मानसिकता को ही दूर करने का काम। सबके बीच में स्थितियां तो पैदा हुई जब एक बयान का जिक्र हो गया सदन के अंदर, उसके बाद ये स्थितियां निकलकर जो सामने आई, जिस पर हम भी डिबेट कर रहे हैं। शमसी आजाद भी हमारे साथ हैं। मयंक जी, लौटूंगा, बीजेपी प्रवक्ता है। शमसी आजाद, सीधा आरोप है कि भाई एक प्रशासन और सिस्टम का बड़ा फेल्योर रहा कि एक सांसद के आवास पर हमला हो जाता है, गाड़ियों को तोड़ा जाता है और उनको मारने तक की नौबत आ जाती है कि उनको मार दिया जाएगा। इस तरीके के वीडियो वायरल किए जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति उत्पन्न की हुई है, कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सोचा? इससे पहले भी जब इनका राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे स्वामी प्रसाद गौंडा वक्त भी उनके ऊपर जूतों से उनका स्वागत किया गया था, ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान था। तो ऐसे लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए ना कि आप किसी को जो है गद्दार कह रहे हो। राणा सांगा जैसे वीरों को आप कह रहे हो कि गद्दार है, उनका डीएनए इसके अंदर मिला हुआ है। तो इस तरीके से कम शब्दों का तो चयन करके कम से कम उनको बोलना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि 2025 है, ये योगी युग है, योगी युग है, मोदी युग है
और इस वक्त जो है देश में एक अलग लहर चल रही है। देश आज देश प्रेमियों से भरा पड़ा हुआ, देश में आज एकता का बोलबाला है, देश में आज विकास का नारा चल रहा है, देश आज विकास के रास्ते पर अग्रसर है। और उस समय इस तरीके का बयान देकर सिर्फ चंद वोटों के लिए, सिर्फ किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, सिर्फ किसी समाज का वोट पाने के लिए इस तरीके की राजनीति करना समाजवादी पार्टी के नेताओं को कतई शोभा नहीं देता। और इस तरीके की बातें तो अगर प्रशासन ने उनको कंट्रोल न किया होता तो उनको सोचना चाहिए था किसी वहाँ पर क्या होती थी। तो योगी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसा बयान देने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं की, उनकी प्रशासन, उनके जो प्रशासन के अधिकारी, जो पुलिस महकमा है, उनकी हिफाजत करता है। तभी तो उनकी हिम्मत होती है कि आए दिन कभी औरंगजेब शमशी जी, अगर कानून को हाथ में ले लिया जाएगा, आप ये इशारा करना चाह रहे हैं कि कानून को हाथ में ले लेंगे, मान लीजिए कि आवाज पर हमला कर देंगे सर? नहीं, इनका कहना है ना कि अगर फेलियर है तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर फेलियर होता तो आज जो है औरंगजेब को अपना रहनुमा कहने वाले, औरंगजेब को रहमतुल्लाह बताने वाले, औरंगजेब को आइडियल कहने वाले आज के दौर में तो जिंदा न रहते। ये तो मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल पर। ये योगी जी का प्रशासन और मोदी जी की कानून व्यवस्था है, इसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी के नेता जो है का बयान सिर्फ और सिर्फ मयंक जी कुछ कह रहे हैं। मयंक जी, ये नौबत ही क्यों आ गई? वो कह रहे हैं ऐसी नौबत ही क्यों है भाई? बहुत अच्छी बातें भाजपा के प्रवक्ता जी ने बोली। इनकी बातों से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस आइडियोलॉजी के साथ राजनीति कर रही है। इन्होंने स्पष्ट रूप से धमकी दी कि हत्याएं करा देंगे। इन्होंने स्पष्ट रूप से धमकी दी कि योगी आदित्यनाथ की अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी तो मतलब उनको सिर्फ इतना ही कह के भेजा गया था कि इतना ही बवाल करना है। यानी कि योगी आदित्यनाथ को ये कटघरे में भाजपा नेता खुद शामिल कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी मिले हुए हैं कि किस तरीके से हमला हो रहा है। आपकी सोच है, भाजपा के नेता आप सुनिए, अगर उनका प्रशासन, उनके पुलिस अधिकारी अगर हिफाजत में न होते आप अपने क्या होता? अरे ठीक है, हो गया आपका। आप यही कह रहे थे कि फेलियर है, फेलियर है। अरे फेलियर होता तो क्या करते? अब मेरी सुनो, फेलियर अभी देखा कहाँ है आपने? मैं आपके इस चैनल पे आपको बताता हूँ, चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश देता हूँ कि अगर ये भाजपा के नेता, इनकी कोई भी संगठन या इनके जो कुछ लफंगे हैं, इनमें किसी की हिम्मत है तो मयंक शुक्ला के पास आ जाएगा। उनके लफंगे क्या है? करनी सेना के कार्यकर्ता हैं वो, आप सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। ताली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिले जुले हैं। और सुन लीजिए, ये कोई दूसरे लोग नहीं है, ये एक ही आइडियोलॉजी। कम से कम आप एक तो राणा सांगा का अपमान करते हुए राजपूतों का अपमान करते हैं, ऊपर से करनी सेना का जिक्र करते हुए उनको अलग अलग शब्दों से नवाजें। सर कम से कम मेरे चैनल पर तो इस तरीके का जिक्र ना करें आप सर, अपनी राजनीति चमकाइए, इस तरीके का जिक्र ना करें। मयंक जी आ रहा हूँ, शमशी जी लौट रहा हूँ, मैं मयंक जी लौट रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज भी हैं, धरातल की क्या स्थिति है उनको भी जरा समझ लेते हैं। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि वहां पर जिक्र होना शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त आप मौजूद थे। क्या सिस्टम का एक बड़ा फेल्योर निकलकर सामने आ रहा है, यही जिक्र कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पुलिस पर प्रशासन पर आरोप तो लगी रहे हैं, जिस तरीके से ये बवाल हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो ये शिवपाल यादव हो या रामगोपाल यादव हो, वो दोनों सांसद रामविलास सुमन के घर पर पहुंचे। पहले सुबह होते ही रामगोपाल यादव पहुंचे थे। उन्होंने समाजवादी जो विचारधारा की जो बात की थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था सामंतवादियों की मानसिकता का ये परिचय है जिन्होंने ये हमला किया है। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से हमला किया है। निश्चित तौर पर दलित सांसद के हमला करना बेहद खेदजनक है और ईद के बाद इसका जवाब समाजवादी पार्टी देगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ईद के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ईद के बाद समाजवादी प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेगी, सड़कों पर आएगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। पूरी घटना को लेकर गिरफ्तारी हुई क्या? क्योंकि हमें जानकारी ये भी मिली कि कल ही उन कई लोगों को छोड़ भी दिया गया, इस तरीके की भी स्थिति है। इस पूरी घटना को लेकर कोई बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है? क्योंकि जानकारी ये भी थी कि रात ही रात में उनको वापस भेज दिया, ये भी स्थिति है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल ये घटना हुई इसमें करीब 29 जो उपद्रवकारी थे, जो हमलावर थे, उनको गिरफ्तार पुलिस ने किया था। देर रात उनको मुतलका बरकत छोड़ दिया गया है। लगातार जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लगातार टूटने के बाद की वीडियो वायरल हो रही है, तो बवाल इस कदर था कि पुलिस कर्मी भी चोटिल हुए थे। करीब 1 दर्जन के आसपास पुलिस कर्मियों को चोट लगी थी और जो थाना हरिपर्वत के इंचार्ज वो खुद उनके हाथ में करीब 18 टाके आए, उनका हाथ फट गया था। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये बवाल हुआ उसके बाद राजनीतिक
सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी यहाँ राणा सांगा पर टिक गई और लगातार जिस तरीके से जो हमला हुआ बिल्कुल राजनीति गर्म हो चुकी है। राणा सांगा को लेकर जो जिक्र किया गया उसको लेकर समर्थन भी है। इसी तरफ इशारा अखिलेश यादव ने किया और रामगोपाल यादव ने भी किया है। जैसा कि आपने बताया कि आंदोलन का इशारा वो कर रहे हैं। मयंक शुक्ला जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मयंक शुक्ला जी, क्या इस पूरे मामले को अब राजनीतिक तरीके से भुनाने का प्रयास नहीं हो रहा है? क्या आंदोलन किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर? अब अलग एंगल देते हुए आगे बढ़ दिया। अभी हमारे जो पत्रकार साथी थे सम्मानित, वो खुद बता रहे हैं कि इतने पुलिस वाले घायल हुए, इतनों का हाथ फट गया, इतनों पे टाके आ गए, तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है? और एक सांसद के ऊपर ऐसा हमला हो रहा है तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था है कि उसका विरोध तो किया ही जाएगा। अगर ऐसे ही विरोध नहीं करेंगे तो ये भाजपा प्रवक्ता जिस तरीके की धमकी दे रहे थे कि इसे मार डालेंगे, योगी जी को हटा दो, तो ऐसा कर देंगे, तो ये तो इनकी मानसिकता स्पष्ट हो जाएगी ना। तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और संवैधानिक व्यवस्था के तहत करेंगे, मगर विरोध प्रदर्शन हमें करना क्यों पड़ रहा है? आप समझिए, योगी आदित्यनाथ जो खुद प्रदेश का मुखिया है, तो जिस जिले में मौजूद है उस जिले में पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, पुलिस पिट रही है, तो इससे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की क्या समस्या हो सकती है? मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, मगर सरकार खुद इस मामले को बढ़ाना चाह रही है। वो, मैं यही तो कहता हूँ, दरार डालने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। भाजपा को पता है दरार डालने का काम करती है, लेकिन ये कहना आप पड़ा माननीय साहब की ओर से जो जिक्र किया उसके बाद ही ये पूरा मामला जो है बड़ा है। यही वजह है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। क्यों आप लोग इस तरीके का जिक्र करते हैं? मैं जवाब देना चाहता हूँ। क्या किन्हीं शब्दों, क्या आप लोकतंत्र में आज की परिस्थितियों में, आज अब ह्यूमन राइट्स की दुनिया है, क्या किन्हीं शब्दों का बदला आप हमला करके और हिंसा करके ले सकते हैं? क्या लोकतंत्र में इस बात की इजाजत है? अगर किसी ने कुछ गलत बोला है, सदन में बोला है, नहीं, एक्शन का रिएक्शन ही है ना। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्ने जो है अगर पलटे जाएंगे तो फिर हम भी पलटेंगे, यही वो कहना चाह रहे थे ना अखिलेश यादव। नहीं, वो हिंसा कर रहे हैं ना। देखिए, हिंसा का स्थान नहीं है राजनीति में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये 4 लफंगे पुलिस के संरक्षण में वहां तक आए, इन्होंने पुलिस के संरक्षण में तोड़फोड़ करी, मगर जब बात बिगड़ गई, जब वो पुलिस से ही लड़ने लगे, तो पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। ये पूरी परिस्थितियां मुझे जानकारी है, मैंने उसमें काफी पता भी करा था। पुलिस ने, जब उन्होंने पुलिस से लड़ाई करनी शुरू करी, तब उनका पिटाई शुरू हुई है। तो अगर कहीं ना कहीं सब प्री प्लान्ड है और प्लानिंग के तहत किया गया। अब कई बार क्या होता है, अभिनय करते करते, ठीक है, बिल्कुल हैरानी है, लेकिन प्री प्लान्ड है। लेकिन बयान तो जहां से शुरुआत हुई वो भी क्या प्री प्लान्ड है? क्या वो भी एक विशेष वर्ग को साधने का प्रयास था? बाबर का जिक्र था तो फिर राणा का जिक्र था सदन के अंदर। वो कहना क्या चाह रहे थे, इशारा क्या था? शमशी आजाद जी, आप ही लोग भड़काने का प्रयास करते हैं, इसी वजह से ये एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, यही मयंक जी कहना चाह रहे हैं शायद। नहीं, हम कह रहे हैं कि हम अगर भड़काने का काम कर 80-20 करते हैं, आप उसका रिएक्शन है। ये तो एकता की बात करें, ये तरीके का बयान देकर जो है माहौल बिगाड़ने का काम यही इनके नेता आजम खान किया करते थे, यही इनके नेता रामगोपाल यादव किया करते थे, यही अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। और उनके बाद समाजवादी पार्टी के नेता लगी कि तरीके के बयान देके हीरो बन जाए हम समाजवादी पार्टी के असंख्य समाज को वोट पाने के हीरो बन जाए। तो समय दूर हो चुका है, अब वो समय नहीं रह गया है कि ऐसे बयान से जो है वोट खरीदारी वोट विकास के नाम पर है, वोट देशभक्ति के नाम पर है, वोट कहीं ना कहीं जो है जो देश से जुटे हुए लोग घूमेंगे और ये बताने से वो ये कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो फिर हम भी पलटेंगे। आपने पलटा, औरंगजेब का जिक्र होना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने भी पलट दिया, और फिर अगर पलटा तो फिर उसका ये रिएक्शन, जिस पर सवाल सिस्टम पर। नहीं तो जो गद्दार है देश का, जिसने जो है कुकर्म किया है, जिसने जो है अपने बाप दादाओं के ऊपर अत्याचार किया, हम उसको क्या अपने आइडियल बना लें? हम उनकी मज़ारों पे जाके चादर चढ़ाएंगे, हम उनको अपने आइडियल मान लें? हम भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे आइडियल मोहम्मद साहब हैं, हमारे आइडियल जो है क्या कहते हैं हजरत अली, हमारे आइडियल जो है और लोग हैं। हम ऐसे क्रूर नेता को कभी अपने आइडियल नहीं मान सकते जिसने जो है सत्ता के लिए कोई काम किया, सत्ता के लिए लोगों के मंदिरों तोड़ा हो, सत्ता के लिए औरतों और महिलाओं का बलात्कार करवाया, सत्ता के लिए अपने परिवार के लोगों को कैद में डाला हो। ऐसे लोगों के आइडियल वही लोग हो सकते हैं जो देश में शांति फैलाएं, जो है देश की प्रॉपर्टी जलाने का काम करें, देश में जो अमन चैन खराब करने का काम करें, देश को बंटवारा करने का काम करें। तो ऐसी मानसिकता समाजवादी पार्टी के लोग रखते होंगे क्योंकि वो समर्थन कर रहे हैं। उनके नेता को आगे बिल्कुल साफ कहना चाहिए कि हम औरंगजेब। ठीक, लेकिन शमशी जी, अभी जो अखिलेश जी की ओर से जिक्र किया गया या फिर मयंक जी कह रहे हैं कि एक दलित पर सीधा हमला, दलित सांसद पर सीधा हमला किया गया है। मैं कह रहा हूँ जब दलित ने बयान दिया तो अखिलेश यादव ने क्या खंडन किया उसका?
अखिलेश यादव जी को आके उसका खंडन करना चाहिए था कि भाई हम उनके बयान से सहमत नहीं है, भाई उनको माफी मांगना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ को आगे माफी भी मांगनी चाहिए, रामलीला हमला हो रहा है। देश कह रहा था कि भाई माफी मांगना चाहिए, रामलीला को कहना चाहिए था कि भाई हमारे मुंह से गलत शब्द निकल गया, मुझके लिए देश की जनता से माफी मांगते हैं, हम करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगते हैं जिनकी जो ठेस पहुंची, जिनकी आस्था को ठेस पहुंची, जिनका दिल दुखाया हमने, हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। तो वो इनके यहाँ होगा नहीं भाई, वो चाहते थे कि माहौल बिगड़े। ये तो शुक्र, मैं फिर वही वो तो आज भी कहा है, मैं हमारे साथ वो कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे कोई खेद नहीं जो मैंने जिक्र किया, जो मैंने बयान दिया। इसका मतलब है कि वो चाहते कि तरीके का काम हो। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि शुक्रिया अदा करे योगी जी का कि जिनके लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आज प्रदेश में अमन चैन बना हुआ। हाँ मयंक जी, ऐसा है, सुनिए, ये इन्हें तो ये योगी आदित्यनाथ को भी तो माफी मांगनी चाहिए। एक दलित समाज के सांसद के घर पे हमला हो गया उनकी मौजूदगी में, और ये जो माफी कर रहे हैं, ये माफी वीर जो है सावरकर के जानने वाले हैं, उसके पूजा करने वाले हैं, इसलिए माफी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और ये लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर प्रशासन चाह लेता तो लोगों की हत्याएं हो जाती। तो इसका मतलब इनकी मानसिकता में हत्या कराना। मयंक जी, आप मानते हैं कि जो देश में हमारे जो शूरवीर थे वो गद्दार थे, ये आप सर्टिफाइड कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने भले किया ना किया हो, मयंक जी आप कर दे रहे हैं, और आज इसके साथ साथ रामजीलाल सुमन ने कर दिया, और समाजवादी पार्टी इन तमाम शूरवीरों को गद्दार कहती है, ये मान लिया जाए। सुनिए, शूरवीरों के सम्मान सब करते हैं, गलत बात मत करिए आप। गद्दारों से नवाजा जाए तो फिर ये कैसा सम्मान है सर? नहीं, आप ठीक है, बहुत माफी के साथ रोक रहा हूं सर। अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बयान मैंने दिया मैं उस पर एकदम अड़िंग हूं, मुझे कोई खेद नहीं। बहुत शुक्रिया मयंक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया शमशी आजाद जी बहुत हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन हैरानी है कि राणा सांगा को लेकर जो ये बवाल मचा है, जो संग्राम है, वो लगातार थमता नजर आता नहीं है, और यही वजह है कि इस पूरे मामले को एक अलग एंगल से, एक अलग चश्मे से भी अब तराशने का प्रयास किया जा रहा है, और फिर वही प्रबंध किया जा रहा है जिसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि वोट। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।